माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसटीसी में। प्यारे बच्चों, जो रासायनिक अपक्रिया से रिलेटेड चैप्टर है, आज उसका नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं। अभी तक आप लोगों ने सीखा था कि रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं और किसी भी रासायनिक अपक्रिया को सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने सीखा था कि जो अपक्रियाएं हैं वो कितने तरीके की होती हैं। उन अपक्रियाओं की श्रृंखला में हम लोगों ने 3 अपक्रियाओं पे चर्चा कर लिया है। पहली अपक्रिया को मैंने आपको पढ़ाया था अनुत्क्रमणीय अपक्रिया, दूसरी जो बताया मैंने उसका नाम था उत्क्रमणीय अपक्रिया, और तीसरी अपक्रिया की बात करें तो उसका नाम था संयोजन अपक्रिया या फिर योगात्मक अपक्रिया। तो अभी तक हम लोगों ने 3 अपक्रियाओं को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे 2 अपक्रिया जो आप लोगों के लिए खासा इम्पॉर्टेंट होगा। उन 2 अपक्रियाओं की चर्चा आज सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, उसके बाद कुछ और अपक्रियाएं देखेंगे। तो 2 अपक्रियाएं कौन सी हैं जो आपके लिए ज़्यादा मायने रखती हैं, तो उन 2 अपक्रियाओं का हम नाम बताते हैं। एक की चर्चा करेंगे ऊष्माक्षेपी, दूसरी होगी ऊष्माशोषी। अच्छा, इन दोनों अपक्रियाओं के बारे में हम क्यों इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं, क्योंकि बच्चों जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा का विनिमय जरूर होता है। जितनी भी रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं उसमें ऊर्जा का विनिमय होता है, अर्थात कोई भी अपक्रिया जो हो रही है या तो ऊष्मा उत्सर्जित होगी या फिर ऊष्मा अवशोषित होगी। इसी तरीके से ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बदलती रहती है और एक दूसरे में विनिमय होता रहता है। तो जितनी भी अपक्रियाएं संपन्न होती हैं, आप लोग 2 चीज़ ध्यान रखें, वो अपक्रियाएं या तो ऊर्जा या ऊष्मा के द्वारा संपन्न होंगी और या तो ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगी या फिर ऊर्जा को उत्सर्जित कर लेंगी। तो इसी क्रम में यदि ऊष्मा की बात करें तो ऊष्मा के अकॉर्डिंग उत्सर्जन और अवशोषण के अकॉर्डिंग जो अपक्रियाएं होती हैं 2 तरीके की होती हैं। तो सबसे पहली अपक्रिया का नाम हम यहाँ पर लेते हैं। पहली अपक्रिया हमारी होगी ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। पीछे की मैंने 3 अपक्रियाएं आप लोगों को पढ़ा दी हैं। आप लोगों ने नोट्स बनाया होगा और अपक्रियाओं को सॉल्व किया होगा, चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये हमें पूर्ण विश्वास है। तो इसी सिलसिले में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं अब, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। तो सबसे पहले हमने पॉइंट क्या आपको बताया था कि जितनी भी अपक्रियाएं होती हैं, एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर हम लोग लिखेंगे नोट करके कि रासायनिक अपक्रियाएं रासायनिक अपक्रिया में ऊर्जा या फिर ऊष्मा विनिमय होता है। ठीक है ना। ऊर्जा विनिमय का मतलब मैंने आपको क्या बताया, या तो अपक्रिया में ऊष्मा अवशोषित हो रही होगी या तो अपक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित हो रही होगी। ठीक है ना। तो उसी क्रम में हमने जो पहली अपक्रिया ली है उसका नाम क्या है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माक्षेपी कहने का मतलब कि क्षेपण का मतलब क्या, ह्रास हो जाना। छोटी सी बात आप समझिए यहाँ पर, ह्रास होना मतलब निकल जाना। तो ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का ह्रास हो जाता है। ठीक है ना। जब अपक्रिया हो रही हो तो उसमें ऊष्मा उत्सर्जित हो, क्षेपण का मतलब क्या, कम हो जाए, ह्रास हो जाए। ठीक है ना, या फिर उत्सर्जित हो। तो हमने एक पॉइंट क्या सीख लिया कि ऐसी अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, ऐसी अपक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। तो इसकी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, डिफिनेशन हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ऐसी अपक्रिया जिनमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का क्या होता है भैया, उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा निकल जाती है। ठीक है ना। तो चलिए एक अपक्रिया हम आपको बताएं, एग्जाम्पल बताएं तो ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर
आपके पास है CaO, ये क्या है? शुष्क चूना। क्या बोलते हैं इसको? शुष्क चूना, जिसे कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। यदि इस शुष्क चूने की क्रिया आप किससे करवा दें? वाटर के साथ, जल के साथ करवाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है ना। कैल्शियम एक यहाँ पर है, एक कैल्शियम यहाँ पर है, ऑक्सीजन 2 है तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है, और हाइड्रोजन भी 2 है तो 2 है। तो इसे क्या बोलेंगे? बुझा चूना। शुष्क चूना से क्या बन गया? बुझा चूना। अब ये जब बुझा चूना बनता है, आप लोग अपने घर पे ये प्रयोग कर सकते हैं कि आप मार्केट से सूखा चूना लेके आएँ और आप उसमें जल मिलाएं, और जल मिलाने के बाद फिर क्या होगा? उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होगी। ठीक है ना। बुदबुदाहट के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी, और जब ये बुदबुदाहट के साथ ऊष्मा उत्पन्न होगी तो ये चूना क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए इसका नाम क्या है? बुझा चूना। और इसी के साथ आपको क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा, हीट प्राप्त होती है। आप इस प्रयोग को अपने घर पे कर सकते हैं। ठीक है ना। ये दैनिक जीवन का प्रयोग है। तो ये जो बुझा चूना है, इसका उपयोग आप जानते हैं कहाँ पर करते हैं भैया? पुताई में, रंगाई पुताई में किया जाता है। ठीक है ना। बुझे चूने का प्रयोग कहाँ करते हैं? पुताई में। ठीक है ना। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि सूखे चूने का भी यूज किया जाता है। सूखे में पानी मिलाओगे तब भी इसका प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? घरों की पुताई करने में। तो आपने क्या देखा कि इस अपक्रिया में ऊष्मा क्या हो रही है? उत्पन्न हो रही है। या फिर आप इसको पहचानने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ऊष्मा की कुछ वैल्यू लिखी होगी कि 22.4 किलो कैलोरी करके। ठीक है ना। या 24.8 किलो कैलोरी करके ऐसे कुछ लिखा होगा। तो अगर बाहर की तरफ आप देखेंगे कि ऊष्मा निकल रही है तो ऐसी अपक्रिया को हम क्या बोलेंगे? ऊष्मा छेपी अपक्रिया। क्लियर हो रहा है। एक और रिएक्शन देखते हैं। जो हम लोग हैं, ह्यूमन बीइंग हैं, हम लोग भोजन करते हैं तो हमें क्या मिलता है भैया? कार्बोहाइड्रेट। और ये कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के रूप में संचित हो जाता है। तो ये ग्लूकोज जो होता है, ये ऑक्सीजन से जब क्रिया करता है, जब ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं तो ये विघटित हो जाता है, और विघटित होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है और H2O वाटर मिलता है और ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है ना। तो जो हम लोग के अंदर में अपक्रियाएं होती हैं भोजन करने के पश्चात, जितने भी ह्यूमन बीइंग हैं उनके अंदर जो अपक्रियाएं होती हैं वो किस तरीके की होती हैं? ऊष्मा छेपी अपक्रिया होती है। तो आपसे यदि क्वेश्चन किया जाए कि जो श्वसन की अपक्रिया होती है, मानव में श्वसन की अपक्रिया किस प्रकार की अपक्रिया है? तो जो श्वसन की अपक्रिया है ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। चलिए इसको मैं करके आपको दिखाता हूँ तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा आपको। श्वसन, ठीक है ना। ये जो ह्यूमन श्वसन करता है तो इसमें क्या होता है कि आप भोजन करते हैं तो आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका फार्मूला C6H12O6। ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या? ग्लूकोज। आपने भोजन ग्रहण किया, आपको जो मीठा मीठा लगता है लार के साथ, वो क्या है भैया? ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज किस चीज़ से क्रिया करता है? आप वायुमंडल से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है ना। ऑक्सीजन लेते हैं तो ये अब इसका ब्रेक डाउन हो जाएगा, यहाँ पर ये टूट जाएगा। ठीक है ना। अब कैसे टूटेगा ये? तो यहाँ पर क्या बनेगा? तो ऑक्सीजन हम लोग ग्रहण करते हैं और छोड़ते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, CO2। तो यहाँ पर देखिए कार्बन कितना है? 1 है, और यहाँ पर कार्बन कितना है? 6। तो इसके आगे हम क्या करेंगे? 6 लगा देंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अब ऑक्सीजन कितना हो गया? 6 दूना 12, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 6 और 2 8। ठीक है ना। तो इसलिए ये बैलेंस नहीं हो रहा है। अब आगे देखते हैं अभी हमारे पास क्या बचा है। हाइड्रोजन कितना है? 12 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन लिख लीजिए H2। ठीक है ना। और यहाँ पर इसके आगे 6 लगा दीजिए, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन अब लिखा है तो ऑक्सीजन हो गया। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं और वाटर बाहर करते हैं और हमें ऊष्मा मिलती है। अब देखिए हमारे अंदर से ऊष्मा उत्सर्जित होती है जब हम काम करते हैं। तो भोजन खाने के बाद हमें गर्मी लगती है ना, तो गर्मी लगती है तो ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो प्लस में आपको क्या मिला? ऊष्मा। आप रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर 6 कार्बन यहाँ पर है, 6 कार्बन यहाँ पर है। ठीक है। ऑक्सीजन 6 दूनी 12 और 6 18, और यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 6 लगा दीजिए। तो 6 दूनी 12 6 18, आपका रिएक्शन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो ये जो श्वसन की अपक्रिया है किस प्रकार की है भैया? ऊष्मा छेपी अपक्रिया है। कोई डाउट है किसी को? क्लियर हो रहा है? जल्दी बताइए। तो आप लोगों ने सीख लिया ना कि ऊष्मा छेपी अपक्रिया क्या है। ठीक है ना। और एक देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपके पास है यहाँ पर मेथेन। जितने ढेर सारे एग्जाम्पल करेंगे चीज़ें उतनी क्लियर होंगी। जैसे मैं मेथेन ले लेता हूँ, और इस मेथेन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराता हूँ। मेथेन को
जलाते हैं हम लोग। जितने भी पेट्रोलियम होते हैं जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया ना, कैरोसिन हो गया, जितने भी पेट्रोलियम है या कोयला हो गया, जब आप इन्हें जलाते हैं तो इनके दहन से हमें क्या प्राप्त होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है, ठीक है ना, ऊष्मा प्राप्त होती है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो इसी तरीके से मेथेन भी एक क्या है भैया? पेट्रोलियम है, ठीक है ना, जिसे हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं। जब इसको आप जलाएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ऊष्मा। और जब ऊष्मा प्राप्त होगा तो क्या प्राप्त होगा? CO2। तो देखिए यहाँ पर इसको बैलेंस कर लीजिए, आपके पास कार्बन 1 है तो कार्बन 1 लिख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर CO2 कर लीजिए, और इसके साथ वाटर भी प्राप्त होगा H2O। समीकरण बैलेंस नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, तो इसके आगे आप 2 कर लीजिए। अब ऑक्सीजन बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो 2 2 4 हो गया, और इधर कितना है? 2, तो इसके आगे आप 2 लगा लीजिए। समीकरण को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जब तक दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या आपस में बराबर नहीं हो जाएगी तब तक वो समीकरण संतुलित नहीं माना जाएगा। यदि कोई भी समीकरण में दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है तो समीकरण असंतुलित होता है, और असंतुलित समीकरण को हम कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, तीनों रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। तो नोट पॉइंट हम क्या लिख दें यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा, क्रिया जो संतुलित नहीं होती है तो एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी कि जो भी अपक्रिया संतुलित नहीं है, यदि दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर नहीं है तो ऐसे अपक्रियाओं को आप क्या नाम दे सकते हैं? कंकाली रासायनिक समीकरण। तो ये क्या था? ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का पार्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे ऊष्मा शोषी, ठीक है ना। नेक्स्ट अपक्रिया का नाम क्या भैया? ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी अपक्रिया। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, ओके। अब हम लोग इस टॉपिक को ध्यान से समझते हैं। ऊष्मा शोषी का मतलब ऊष्मा का अवशोषण होना, ठीक है ना। उसमें ऊष्मा बाहर निकल रही थी, इसमें ऊष्मा अंदर देनी पड़ेगी। मतलब इस अपक्रिया को कराने के लिए आपको खुद ऊष्मा देनी पड़ेगी, और वो अपक्रिया स्वतः होती थी, ठीक है ना। दोनों में ही अंतर है। तो हम लोगों ने क्या सीखा कि ऊष्मा शोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात जिसमें ऊष्मा देनी पड़ती है, ऐसी अपक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। क्लियर हो रहा है? तो चलिए लिख लेते हैं कि ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, अर्थात ऊष्मा देनी पड़ती है, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अपक्रिया। पॉइंट क्लियर हुआ? इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि यदि हम नाइट्रोजन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ करवा दें तो हमें क्या मिलता है। तो ये नाइट्रोजन की क्रिया जब आप ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे तो आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, तो प्लस में हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे? ऊष्मा या फिर हीट। उसके बाद रिएक्शन होगा, जब अपक्रिया होगी तो आपका क्या बनेगा? 2NO, ठीक है ना, नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो इस तरीके से आप इस अपक्रिया को कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बताते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में ये अपक्रिया देखने को मिलती है। तो हमारे दैनिक जीवन में यदि हम अपक्रिया की बात करें तो जो फोटोसिंथेसिस होता है, प्रकाश संश्लेषण की जो अपक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण, ये अपक्रिया पेड़ पौधों में होती है। आपको पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया द्वारा जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण की अपक्रिया की यदि हम बात करें तो जो पौधे होते हैं बच्चों, आपको पता है कि ये वायुमंडल से कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना।
और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेने के बाद फिर ये ज़मीन से क्या लेते हैं, जल लेते हैं, जल लेते हैं। फिर उसके बाद क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में, क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में, और इसके साथ क्या चाहिए इनको, सनलाइट, मतलब उष्मा चाहिए। प्रकाश में क्या है, उष्मा है, तो इनको जो है सूर्य का प्रकाश चाहिए भोजन बनाने के लिए, सूर्य का प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश में क्या है, उष्मा, मतलब इसमें उष्मा क्या हो रही है, देनी पड़ रही है। इस क्रिया को होने में उष्मा का योगदान है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनाएंगे, ग्लूकोज, ठीक है ना, ग्लूकोज बनाएंगे। तो देखिए रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर C6H12O6, ठीक है ना। यहाँ पर कितना रखना पड़ेगा हमको, 6 रखना पड़ेगा, और यहाँ पर 6। अब देखते हैं क्या रिएक्शन बैलेंस है। तो कार्बन की संख्या यहाँ पर 6 और यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 6 दूनी 12, ये तो बराबर है। ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं, 6 दूनी 12 और 6 18। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 18, तो 6 यहाँ पर हो गया। अभी हमारे पास कितना बचा है, 12। तो यहाँ पर हमें ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेना है, 6 दूनी 12, तो 6 दूनी 12, 6 18। तो ये जो आपको ऑक्सीजन प्राप्त हुआ ये क्या है, ऑक्सीजन। अभी यही ऑक्सीजन गैस कौन ग्रहण करता है, मानव। तो नेक्स्ट रिएक्शन में आपने पीछे वाले में देखा था कि पौधे क्या करते हैं, जो मनुष्य होते हैं वो कौन सी गैस ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन, और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस साइड हमें CO2 मिला था। लेकिन इस अपक्रिया में आप क्या देख रहे हैं कि पौधे लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल ग्रहण करते हैं। तो सूर्य के प्रकाश से उष्मा प्राप्त करने के बाद ये क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है ना, स्टार्च। इनके पत्तियों का भोजन होता है, ये आगे और ब्रेक डाउन होगा, लेकिन हमें यहीं तक समझना है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमें कौन सी गैस प्राप्त होती है, ऑक्सीजन, जिसको मनुष्य क्या करता है, ग्रहण करता है। क्लियर है। तो ये अपक्रिया थी किसकी, उष्माशोषी की। क्लियर हो रहा है। तो उष्माशोषी में हम लोगों ने क्या सीखा कि जिसमें उष्मा का अवशोषण हो कैसी क्रिया है उष्माशोषी। और उष्माशोषी में जो उष्मा होती है वो अपक्रिया में अंदर की ओर होती है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि आप किसी भी अपक्रिया को देखें, यदि आपको पहचानने के लिए दे दिया जाए कि उष्माशोषी क्या है और उष्माक्षेपी क्या है, तो आप देखेंगे वहाँ पर कि यदि उष्मा बाहर की तरफ लिखी है तो मतलब उष्मा निकल रही है, उष्मा निकल रही है तो कैसी अपक्रिया, उष्माक्षेपी है। यदि उष्मा अंदर की ओर है तो इसका मतलब उष्मा का यहाँ पर अवशोषण हो रहा है। तो ये दोनों अपक्रियाएं आपको क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अपक्रिया पे हम लोग चलेंगे। इन दोनों अपक्रिया को आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपक्रिया पे हम लोग चलने वाले हैं जिसका नाम होगा वियोजन अपक्रिया, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे वियोजन या अपघटन अपक्रिया। इंग्लिश में इसे कहते हैं बच्चों डीकम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए नाम से क्लियर हो रहा है कि वियोजन का मतलब टूट जाना, अपघटन का मतलब भी टूट जाना, ठीक है ना। तो ये ऐसी अपक्रियाएं हैं जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक पार्टों में डिवाइड हो जाता है। ये इस प्रकार की अपक्रियाएं होती हैं जिसमें कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ऐसी अपक्रिया, डिफिनीशन आप लिखते रहें, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई यौगिक 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना, भागों में विभाजित हो जाता है। क्लियर है। अच्छा एक पॉइंट और ध्यान रखेंगे कि ये जो अपक्रियाएं होती हैं उष्मा के प्रभाव में संपन्न होती हैं। ये जो अपक्रियाएं होंगी वियोजन वाली या फिर अपघटन वाली, जिसमें कोई यौगिक टूटेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कि ये इन अपक्रियाओं में उष्मा की या फिर ताप की या फिर विद्युत की आवश्यकता जरूर होगी, ठीक है ना। मतलब ये अपक्रियाएं उष्माशोषी होती हैं। ये अपक्रियाएं कैसी होती हैं, उष्माशोषी। ये अपक्रियाएं उष्माशोषी होती हैं, ठीक है ना। तो
तो ऊष्मा सोचिए का मतलब जिसमें ऊष्मा देना पड़े, क्लियर है। तो ऊष्मा कितनी तरीके से हम दे सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे, ये लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर, ये ताप, ठीक है ना, और विद्युत की सहायता से संपन्न होती है। मतलब इन अपक्रियाओं को करने के लिए या तो आप ऊष्मा दीजिए, हीट दीजिए, गर्म कीजिए, या फिर आप उसमें विद्युत को इंटर कराइए, ठीक है ना। ये स्वतः अपने आप नहीं होंगी। क्लियर हो रहा है आपको? बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप समझिए इन चीज़ों को। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स बताएं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊष्मा के प्रभाव में कौन कौन सी अपक्रियाएं टूट जाती हैं, ठीक है ना, या संपन्न होती हैं। तो ऊष्मा का प्रभाव देख लेते हैं सबसे पहले, फिर देखेंगे विद्युत का प्रभाव। तो ऊष्मा का प्रभाव यदि देखा जाए तो ऊष्मा के प्रभाव से हम पहला एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं बच्चों। जैसे अपने पास है KClO3, इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। पहले ही मैं ये रिएक्शन करवा चुका हूं, इसे क्या कहते हैं, पोटेशियम क्लोरेट। अब आप लगाएं तीर का निशान। अब इन तीर के निशान के ऊपर आपको क्या लिखा मिलेगा, ऊष्मा। क्या लिखी मिलेगी, ऊष्मा, या फिर क्या लिखा मिलेगा, ताप, या फिर क्या लिखा मिलेगा, डेल्टा का निशान। तो यहाँ पर यदि तीर के ऊपर ऊष्मा लिखा हो, ताप लिखा हो, या फिर डेल्टा का निशान हो, तो आप पहचान जाएंगे किस तरीके की अपक्रिया है, वियोजन अपक्रिया या फिर अपघटन अपक्रिया। उसके ऊपर जो भी लिखा है वो किसके द्वारा संपन्न हो रहा है, आपको क्लियर यहाँ पर पता चल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि ऊष्मा के द्वारा संपन्न हो रहा है। तो मैंने आपको बताया परिभाषा में क्या, कि इसमें एक यौगिक होगा, और जब आप ऊष्मा इसमें प्रवाहित करेंगे तो ये 2 या 2 से अधिक पार्टों में डिवाइड हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर इसको, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, KCl + 3O2। तो इसको बैलेंस कर लीजिए, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन है, तो इसके आगे अगर आप 2 लगा देंगे तो आपका ये बैलेंस हो गया, 2 पोटेशियम 2 क्लोरीन, तो 2KCl हो गया। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 दूनी 6, और यहाँ पर भी 3 दूनी 6। ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आपने परिभाषा के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल भी देखा कि यौगिक 2 या 2 से अधिक पार्टों में डिवाइड हो गया, किसके प्रभाव में, ऊष्मा के प्रभाव में। क्लियर है? अब और रिएक्शन देखिए, जितने ज़्यादा आप रिएक्शन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आपका अभ्यास हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक और ले लेते हैं CaCO3, इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट यौगिकों के नाम मैं बोल देता हूं और आप याद करते हुए चलिए, जिससे कई यौगिकों का नाम आपको याद हो जाए। तो CaCO3 को क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, और इसी को हम क्या कहते हैं, संगमरमर पत्थर कहते हैं। और अंडे के छिलके पर पाया जाने वाला जो पदार्थ है वो ही, उसका नाम भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो जब आप इसे हीट करेंगे, ऊष्मा देंगे इसे, तो ऊष्मा के प्रभाव में आपको मिल जाएगा क्या, CaO, जिसे क्या कहते हैं, पीछे कई बार मैंने बताया, ये चीज़ कई बार आ रही है, आप ध्यान से देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, और इसका दूसरा नाम क्या है, शुष्क चूना। क्लियर है? और आपको क्या मिल गया, CaO। तो आपके पास बचा क्या अभी, CO2। ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया। एक और देख लेते हैं, तीसरा। यदि आपको मैं दे दूं फेरस सल्फेट FeSO4, ये आपके पास है फेरस सल्फेट, ठीक है ना। इस फेरस सल्फेट को आप ऊष्मा के द्वारा क्या करो, गर्म कर दो। जब आप ताप दोगे तो ये टूट जाएगा। तो टूटेगा तो फिर क्या बनाएगा बच्चे, इसके आगे आपको बैलेंसिंग करनी पड़ेगी 2। हमेशा आयरन का जो यौगिक बनता है या तो Fe2O3 बनता है आयरन का ऑक्साइड, या तो Fe3O4 बनता है। तो देखते हैं कौन सा बनता है। तो हो यहाँ पर 2Fe है, तो Fe2O3। अभी अपने पास क्या बचता है, सल्फर, 2 सल्फर है, तो 1 सल्फर और 4 दूनी 8, 8 ऑक्सीजन है, तो SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है ना। ये सल्फाइड है और ये सल्फाइड है। अब देखते हैं क्या बैलेंस है हमारा रिएक्शन। तो 2 आयरन यहाँ पर, 2 आयरन, सल्फर 2 है तो सल्फर भी 2 है, ऑक्सीजन 4 दूनी 8 इधर है, इधर 3, 2 5 और 3 8। इस तरीके से हम लोगों ने सीखा कि ऊष्मा के प्रभाव से वियोजन अपक्रियाएं किस तरीके की होती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि विद्युत के प्रभाव से वियोजन अपक्रिया किस तरीके की होती है। तो चलिए देखते हैं विद्युत के प्रभाव। हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, कि विद्युत के प्रभाव से वियोजन अपक्रिया किस तरीके की होती है। तो विद्युत का प्रभाव, एक बात आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो ठोस पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा,
कहने का मतलब ये नहीं कि लोहा है तो वो भी ठोस है तो उसमें विद्युत धारा होगी, क्योंकि वो सुचालक है, कुचालक पदार्थों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास NaCl है, नमक है, तो नमक यदि ठोस है, ठीक है ना, तो ठोस नमक में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता है जब तक हम उसमें जल नहीं मिलाएंगे या जलीय माध्यम में नहीं लेके आएंगे। तो जो विद्युत धारा है वो अम्ल में जाती है, क्षार में जाती है और लवण में जाती है। आपको क्लियर पता है? तो आपके पास यदि कोई भी पदार्थ है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह कब होगा? जब वो जलीय होगा, ठीक है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो विद्युत का प्रभाव देखने के लिए हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं कि जो भी अपक्रियाएं होंगी उसमें जो तीर का निशान होगा उसके ऊपर विद्युत लिखा होगा, ठीक है ना, और विद्युत लिखा होगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहाँ पे जल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल का भी अपघटन हो जाता है, वाटर का। लेकिन यदि उदासीन जल है तो उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। आपको पता है कि उदासीन जल का pH मान 7 होता है और जो चीज़ें उदासीन होती है उसमें हम विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कर सकते हैं। क्लियर है? तो आसुत जल जो होता है या उदासीन जल जो होता है उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो कब होगा? जब वो अम्लीय होगा या फिर क्षारीय होगा। तो यदि हम अम्लीय जल में विद्युत धारा का प्रवाह करें, कैसे जल में? अम्लीय जल में, ठीक है ना, एसिडिक वाटर में, तो फिर क्या होगा चेक करते हैं। तो वाटर लिया हमने, ये वाटर कैसा है? अम्लीय है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे? विद्युत का प्रवाह करेंगे, विद्युत धारा इंटर करवाएंगे। तो जब आप विद्युत इसमें इंटर कराएंगे तो आपको क्या मिलेगा? हाइड्रोजन मिलेगा और ऑक्सीजन मिलेगा। ये दो गैसें आपको यहाँ से प्राप्त होंगी। बैलेंस करेंगे इसको, यहाँ पर 2 लगा लेंगे तो आपका हो गया क्या? H2 2H2, 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन के अणु प्राप्त होंगे। लेकिन ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई बच्चों? विद्युत के द्वारा। मतलब जब आपने अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रवाहित की तो आपको कौन कौन सी गैस प्राप्त हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसी तरीके से दूसरा देखते हैं। दूसरे एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो उसका नाम है सोडियम क्लोराइड। ये आपके पास NaCl है। तो यदि मैं आपसे कहूँ क्या जो सॉलिड मतलब ठोस नमक में क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी? नहीं होगी। कब होगी? जब इसमें हम वाटर मिलाएंगे, ठीक है ना। गलित, या तो फिर ये गलित हो, कैसा हो? गलित हो। तो गलित सोडियम क्लोराइड, इसका नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना, जिसको नमक कहते हैं। तो यदि आप गलित NaCl में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, क्या प्रवाहित करें भैया? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? Na, कितना Na? 2Na। ओके, सोडियम के कितने अणु प्राप्त होंगे भैया? 2, क्योंकि कभी भी रिएक्शन में आपको परमाणु नहीं प्राप्त होगा। हमेशा जब भी रिएक्शन में जो प्रोडक्ट आप देखेंगे वो अणु के रूप में होगा, ठीक है ना। और अणु किसे कहते हैं? परमाणुओं के संयोग से बनने वाली चीज़ क्या कहलाती है? अणु कहलाती है। जैसे यदि एक सोडियम है तो परमाणु है, लेकिन यदि सोडियम के कई परमाणु आकर आपस में जुड़ जाते हैं तो अणु का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर 2 सोडियम है तो इसलिए सोडियम का अणु हो गया और आपको क्या मिलेगी? Cl2 गैस, ठीक है ना। क्लोरीन का कितना भाग है यहाँ पर? 2, तो ये गैस आपको यहाँ पर प्राप्त होती है। अब क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई? विद्युत के द्वारा। एक और देख लेते हैं, एक एग्जाम्पल और, Al2O3, ठीक है ना। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड, इसी को क्या कहते हैं? कोरंडम कहते हैं। तो यदि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ये भी टूट जाएगा 2 या 2 से अधिक भागों में, ठीक है ना। क्या प्राप्त होगा आपको? 2Al प्राप्त होगा प्लस O2 प्राप्त होगा। हमेशा ऑक्सीजन गैस प्राप्त होगी जहाँ पर भी ऑक्सीजन होगा, लेकिन बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 3 है तो ऐसे किस गिनती से गुणा करें कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए? तो 2 लगा दीजिए, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर इसके आगे 3 दूनी 6 ऑक्सीजन गैस प्राप्त हो गई। अब एल्यूमिनियम बैलेंस कर लीजिए। यहाँ पर एल्यूमिनियम कितना है? 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 है तो इसके आगे हम कितना लगा देंगे? 4। तो इस तरीके से ये कौन सी क्रिया हमने सीखा? विद्युत के प्रभाव से होने वाली वियोजन अपक्रिया को, ठीक है ना। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और अपक्रियाओं पे चर्चा करेंगे। अभी हमारे पास बची हुई है प्रतिस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, ठीक है ना, अपचयन अपक्रिया, ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो इन सभी अपक्रियाओं पे हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से आप अपक्रियाओं को सॉल्व करते रहें और किसी भी प्रकार की यदि आपको समस्या आती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कमेंट करें, आपको सोल्यूशन मैं दूंगा। और यदि आपको आज का ये वीडियो, आज का सेशन अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।